पिछली चर्चाओं में हमने एक अजीब सा बराबरी का स्तर देखा है, जब एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन का ब्लैक बॉक्स एक स्टैंडर्ड यूटिलिटी बन जाता है जो हर मीडियम साइज एंटरप्राइज और ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट के लिए समान रूप से एक्सेसिबल है, तो एल्गोरिदम की मैथमेटिकल काबिलियत एक कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएटर नहीं रह जाती। 2030s में परफेक्ट मैथ एक कमोडिटी है। अगर मार्केट का हर पार्टिसिपेंट एक हाई फ्रीक्वेंसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग लूप का इस्तेमाल करता है जो मिलीसेकंड्स में नैश इक्विलिब्रियम की पहचान कर सकता है, तो सिस्टम की इंटेलिजेंस एक स्ट्रैटेजिक एज के बजाय एक बेसलाइन एक्सपेक्टेशन बन जाती है। ये हमें कैपिटल की प्रकृति में एक फंडामेंटल बदलाव की ओर ले जाता है। अगर ट्रेड का एग्जीक्यूशन और प्राइस की सेटिंग लगभग एक जैसे हाइपर एफिशिएंट इंजिन्स द्वारा हैंडल की जाती है, तो अल्फा यानी एक्सेस रिटर्न असल में कहां से आता है? इसका जवाब प्रोसेस ड्रिवन एडवांटेज के युग से इनपुट ड्रिवन सुप्रीमेसी के युग में जाने का प्रतीक है। हम डीप इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की उम्र में आ गए हैं जहां वैल्यू का अल्टीमेट सोर्स मशीन का लॉजिक नहीं बल्कि वो एक्सक्लूसिव डेटा है जो उसे फीड करता है। लॉजिक का कमोडिटाइजेशन। इस बदलाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले कैपेबिलिटी के कन्वर्जेंस को स्वीकार करना होगा। 2030s के मिड तक सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स के अंडरलाइंग आर्किटेक्चर्स और 2020s के लार्ज लैंग्वेज और मल्टी मॉडल मॉडल्स के वंशज थे काफी हद तक स्टेबल हो चुके थे। इंटरनल कंबशन इंजन या TCP/IP प्रोटोकॉल की तरह ही ग्लोबल इकोनॉमी की लॉजिक लेयर मैच्योर स्टैंडर्डाइजेशन की स्थिति में पहुंच गई थी। जब दो कॉम्पिटिटिव फर्म्स असल में एक जैसा ऑप्टिमल स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करती हैं, तो वे दो मास्टर चेस प्लेयर्स की तरह होती हैं जो एक ही ग्रैंड मास्टर लेवल इंजन का यूज कर रहे हैं। अगर दोनों के पास एक ही इन्फॉर्मेशन है तो गेम का अंत अनिवार्य रूप से ड्रॉ में होता है या मार्केट के केस में एक लो मार्जिन स्टैग्नेंट इक्विलिब्रियम में। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए एक प्लेयर को बोर्ड का वो हिस्सा देखना होगा जो दूसरे के लिए अदृश्य है। 20वीं सदी के क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को मार्केट फेलियर के रूप में देखा जाता था, यानी एक ऐसी कमी जिसे ट्रांसपेरेंसी लॉज और पब्लिक डिस्क्लोजर्स के जरिए ठीक किया जाना चाहिए था। लेकिन 2030s की एल्गोरिदम इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ही इकलौती बची हुई खाई है। ये अब कोई कमी नहीं है बल्कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का मुख्य उद्देश्य है। इनविजिबल हैंड को अब प्राइवेट साइट गाइड कर रही है। न्यू रॉ कैपिटल प्रोप्राइटरी डेटा वर्सेस पब्लिक सिग्नल। हमें पब्लिक सिग्नल डेटा और प्रोप्राइटरी ग्राउंड ट्रूथ के बीच फर्क समझना होगा। पब्लिक सिग्नल्स जैसे स्टॉक टिकर्स, वेदर रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट सेंसस डेटा और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को दुनिया का हर एआई एजेंट एक साथ प्रोसेस करता है। क्योंकि ये डेटा हर जगह मौजूद है, इसलिए इसकी वैल्यू तुरंत ही प्राइस इन हो जाती है। 2024 में पब्लिक न्यूज ब्रेक पर ट्रेड करने वाला एल्गोरिदम पहले ही बहुत लेट हो चुका होता है। मार्केट की एफिशिएंसी ने मौके की इस खिड़की को नैनो सेकंड्स तक कम कर दिया है। नतीजतन इस दशक की सबसे सफल एंटिटीज वे नहीं हैं जिनके पास सबसे तेज प्रोसेसर हैं, बल्कि वे हैं जिनके पास सबसे एक्सक्लूसिव सेंसरी ऑर्गन्स हैं। हम डेटा मोनोप्सनी का उदय देख रहे हैं, जहां एक कंपनी किसी खास तरह के हाई रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन की पूरी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ये सिर्फ बिग डेटा नहीं है, ये यूनिक डेटा है। ये बारिश होने के बारे में जानने, जो कि एक पब्लिक सिग्नल है, और उन सेंसर्स के मालिक होने के बीच का अंतर है जो यूक्रेन के किसी खास गेहूं के खेत के हर एक स्क्वायर मीटर की नमी सोखने की दर को मापते हैं, जो कि प्रोप्राइटरी ग्राउंड ट्रूथ है। केस स्टडी सेरेस सॉवरेन फंड और 2035 हार्वेस्ट। इस इवोल्यूशन का सबसे सोफिस्टिकेटेड उदाहरण सेरेस सॉवरेन फंड है, जो एक एग्रीकल्चरल हेज फंड है और 2035 में डोमिनेंस पर पहुंच गया, जबकि इसके कॉम्पिटिटर्स पब्लिकली अवेलेबल सैटेलाइट इमेजरी और ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स पर निर्भर थे। सेरेस ने एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने समझा कि परफेक्ट क्लाइमेट मॉडल्स की दुनिया में मार्केट को बीट करने का एकमात्र तरीका ऐसा डेटा रखना था जिसे मॉडल्स देख ही नहीं सकते थे। सेरेस ने बिलियंस का इन्वेस्टमेंट बेहतर एल्गोरिदम्स में नहीं बल्कि हाई रेजोल्यूशन टेरेस्ट्रियल सीडिंग में किया। उन्होंने दुनिया के मुख्य अनाज उत्पादक क्षेत्रों में लाखों सब सरफेस माइक्रोसेंसर्स तैनात किए। ये अक्सर कर्ज में डूबी हुई रीजनल सरकारों के साथ डेटा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्वैप्स के जरिए किया गया। ये सेंसर्स सॉइल माइक्रोबायोम हेल्थ, नाइट्रोजन वॉलेटिलिटी और लोकलाइज्ड एक्विफर डिप्लीशन लेवल्स पर रियल टाइम टेलीमेट्री देते थे, जिसकी रेजोल्यूशन किसी भी सैटेलाइट से 1000 गुना ज्यादा बेहतर थी। इसके अलावा सेरेस ने इस फिजिकल डेटा को प्राइवेट सिंथेटिक टेलीमेट्री के साथ सप्लीमेंट किया। उन्होंने प्रोप्राइटरी क्वांटम क्लासिकल हाइब्रिड सिस्टम्स पर लोकलाइज्ड क्रॉप फेलियर सिनेरियोज के ट्रिलियंस परम्यूटेशंस चलाए, जिससे ग्लोबल फूड सप्लाई का एक डिजिटल ट्विन तैयार हुआ जो वर्ल्ड बैंक या शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पब्लिक मॉडल से काफी ज्यादा ग्रैन्युलर था। जब 2035 की गर्मियों में नॉर्थ अमेरिकन सोया बेल्ट में एक लोकलाइज्ड ब्लाइट आया तो पब्लिक मार्केट्स ने इसे एक स्टैंडर्ड वोलेटिलिटी इवेंट माना। लेकिन सेरेस एजेंट्स जो अपने एक्सक्लूसिव सब सरफेस डेटा पर फीड कर रहे थे, उन्होंने ब्लाइट के स्पेसिफिक केमिकल प्रीकर्सर्स को उसके सैटेलाइट इंफ्रारेड में दिखने से 3 हफ्ते पहले ही पहचान लिया था, जब तक बाकी मार्केट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउटब्रेक की पब्लिक न्यूज को प्रोसेस कर रहे थे। सेरेस ने तब तक अपने पोर्टफोलियो का ग्लोबल रिबैलेंसिंग कर लिया था, स्पेसिफिक कमोडिटीज को शॉर्ट कर दिया था और अल्टरनेटिव रेंज में लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स को सिक्योर कर लिया था। इसका नतीजा सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, कम जानकारी रखने वाले पार्टिसिपेंट से वैल्यू का पूरी तरह से एक्सट्रैक्शन था। सेरेस एजेंट्स दूसरों से ज्यादा स्मार्ट नहीं थे, बस उनकी इंफॉर्मेशन वेलोसिटी ज्यादा थी। वे एक हाई डेफिनेशन गेम खेल रहे थे, जबकि बाकी दुनिया एक पिक्सेलेटेड स्क्रीन देख रही थी। ये आज का मॉडर्न कॉर्पोरेट मोड है, ग्राउंड ट्रूथ का मोनोपोलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी से ऑब्फस्केशन की ओर स्ट्रेटेजिक डेटा मोड। ये बदलाव फेयर मार्केट्स के कॉन्सेप्ट के लिए गहरे मायने रखता है। एक सदी तक सिक्योरिटीज रेगुलेशन का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि सभी इन्वेस्टर्स के पास मटेरियल इंफॉर्मेशन की पहुंच हो। लेकिन सेंसर वेब के इस दौर में आप मटेरियल को कैसे डिफाइन करेंगे?
अगर कोई कंपनी उन सेंसर्स की मालिक है जो उसके फ्लीट के हर शिपिंग कंटेनर की रियल टाइम मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और उसकी एआई उस डेटा का इस्तेमाल सप्लाई चेन बॉटलनेक के होने से पहले ही उसे प्रिडिक्ट करने के लिए करती है, तो क्या ये एक अनफेयर एडवांटेज है या फिर ये प्रोप्राइटरी एसेट्स का एक एफिशिएंट इस्तेमाल भर है? हम डेटा शेयरिंग से जानबूझकर दूर जाने की प्रक्रिया देख रहे हैं। 2020s की शुरुआत में ओपन डेटा को इनोवेशन का ड्राइवर मानने का एक छोटा सा यूटोपियन विश्वास था। 2030s तक आते आते वह ट्रेंड पूरी तरह उलट गया है। डेटा को अब न्यूक्लियर सीक्रेट्स की तरह ही पूरी सख्ती के साथ सुरक्षित रखा जाता है। कंपनियां अपने एनवायरनमेंट को तेजी से साइलो कर रही हैं और डिफरेंशियल प्राइवेसी और फेडरेटेड लर्निंग का इस्तेमाल कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए कर रही हैं कि उनके कॉम्पिटिटर्स की एआई उनके मार्केट एक्शन से कुछ सीख न सके। इसका लक्ष्य ऐसे इंफॉर्मेशन साइलोज बनाना है जहां एआई का रिवॉर्ड फंक्शन डेटा की एक ऐसी स्ट्रीम से फीड हो जिसे कोई और कॉपी न कर सके। ये एसिमेट्री की एक परमानेंट स्थिति पैदा करता है। इस एनवायरनमेंट में स्मॉल प्लेयर या न्यू एंट्रेंट टर्मिनल डिसएडवांटेज पर होते हैं। भले ही वे एक सुपीरियर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम डेवलप कर लें, लेकिन उनके पास उसे ट्रेन करने के लिए डेटा कैपिटल या उसे चलाने के लिए रियल टाइम टेलीमेट्री की कमी होती है। एंट्री के लिए बैरियर अब किसी फैक्ट्री की कॉस्ट या सॉफ्टवेयर स्टैक की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बल्कि ये दशकों से जमा किया गया प्रोप्राइटरी, हिस्टोरिकल और रियल टाइम डेटा है। डेटा एग्नोस्टिक फर्म का वैल्यूएशन, यह हमें कॉर्पोरेट एंटिटीज के रेडिकल रिवैल्यूएशन की ओर ले जाता है। 2030s में किसी फर्म की बुक वैल्यू उसके फिजिकल एसेट्स या यहां तक कि उसके करंट रेवेन्यू से तेजी से अलग होती जा रही है। इसके बजाय फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स अब ऑर्गेनाइजेशन की डेटा डेप्थ और डेटा एक्सक्लूसिविटी को देखते हैं। एक फर्म जिसका मार्जिन कम है लेकिन जिसके पास यूनिक डेटा स्ट्रीम है, जैसे कि एक राइड शेयरिंग नेटवर्क जो अपने पैसेंजर्स के हाई रेजोल्यूशन बायोमेट्रिक स्ट्रेस लेवल्स को कैप्चर करता है, उसका वैल्यूएशन उस हाई मार्जिन फर्म से काफी ज्यादा हो सकता है जिसके पास कोई प्रोप्राइटरी डेटा नहीं है। इसका कारण सिंपल है, पहली फर्म के पास अपने डेटा को नए मार्केट्स जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और अर्बन प्लानिंग में ले जाने की क्षमता है, जहां उसका इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री उसे इनकम्बेंट्स को पूरी तरह पछाड़ने में मदद करेगा। दूसरी फर्म एक आसान शिकार की तरह है जिसका मार्जिन उस एल्गोरिथमिक कन्वर्जेंस की वजह से खत्म होना तय है, जिसके बारे में हमने पिछले सेक्शन में बात की थी। हम डेटा फर्स्ट कॉन्ग्लोमरेट्स का उदय देख रहे हैं। ये ऐसी एंटिटीज हैं जो रिटेल, लॉजिस्टिक्स और एनर्जी जैसे बिजनेस चलाती हैं, और जरूरी नहीं कि ये बिजनेस खुद के प्रॉफिट के लिए हों, बल्कि ये लॉस लीडिंग डेटा एक्सट्रैक्टर्स की तरह काम करते हैं। रिटेल आर्म का लक्ष्य शर्ट बेचने पर मार्जिन कमाना नहीं, बल्कि कंज्यूमर के हाई रेजोल्यूशन इंटेंट डेटा को कैप्चर करना है, जिसे बाद में कॉन्ग्लोमरेट की फाइनेंशियल आर्म में फीड किया जाता है ताकि कंज्यूमर सेंटिमेंट पर 99% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड किया जा सके। इस मॉडल में मार्केट अब वो जगह नहीं है जहां सामान उचित दाम पर एक्सचेंज किया जाता है, बल्कि ये एक सेंसर एरे है जिसे डेटा कैपिटलिस्ट्स के प्रोप्राइटरी इंजन्स को फीड करने के लिए डिजाइन किया गया है। पब्लिक फैक्ट का क्राइसिस, इस इवोल्यूशन का सबसे परेशान करने वाला नतीजा शायद पब्लिक फैक्ट का खत्म होना है। जब दुनिया की स्थिति के बारे में सबसे सटीक डेटा प्रोप्राइटरी होता है तो इकोनॉमी के बारे में पब्लिक की समझ एक लैगिंग इंडिकेटर बनकर रह जाती है। यदि किसी कमोडिटी की ट्रू प्राइस केवल उन 3 फर्म्स को पता हो जिनके पास सेंसर्स हैं, तो एक्सचेंज पर लिस्ट की गई पब्लिक प्राइस एक दिखावटी मास बन जाती है। यह एक रेजिडुअल सिग्नल है जो ये दर्शाता है कि डेटा मोनोपोलिस्ट्स बाकी मार्केट को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं। यह एक 2 टियर रियलिटी पैदा करता है। प्रोप्राइटरी रियलिटी जो हाई रेजोल्यूशन वाली है, रियल टाइम है और जिस पर एक्शन लिया जा सकता है, वो केवल डेटा मोड्स के मालिकों के लिए एक्सेसिबल है। और पब्लिक रियलिटी जो लो रेजोल्यूशन वाली है, डिलेड है और अक्सर मैनिपुलेटेड होती है, वो ऐसा एनवायरनमेंट है जहां रिटेल इन्वेस्टर और अनमोटेड फर्म ऑपरेट करते हैं। ये एसिमेट्री कोई टेम्पररी इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि ये 2030s का स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम है। ये इनविजिबल हैंड का अल्टीमेट रिफाइनमेंट रिप्रेजेंट करता है। वो हाथ अभी भी वही है, लेकिन अब उसे एक प्रोप्राइटरी ब्रेन गाइड करता है जो एक प्राइवेट लेंस के जरिए भविष्य को देखता है, जबकि बाकी दुनिया को अंधेरे में हिलती हुई आकृतियों का अंदाजा लगाने के लिए छोड़ दिया गया है। इंफॉर्मेशन कैपिटल की गवर्नेंस। जैसे ही हम चैप्टर 2 की अपनी एक्सप्लोरेशन खत्म करते हैं, हमें यह पहचानना होगा कि 2030s की वैल्यू 1770s की वैल्यू से फंडामेंटली अलग है। एडम स्मिथ के लिए वैल्यू लेबर और लैंड में रूटेड थी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये कैपिटल और मशीन्स में रूटेड थी। हमारे लिए वैल्यू ऑब्जर्वेशन की एक्सक्लूसिविटी में रूटेड है। अगले दशक की रेगुलेटरी चुनौती ट्रेडिशनल सेंस में प्राइस फिक्सिंग नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन फिक्सिंग होगी। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इंफॉर्मेशन का पब्लिक कॉमन्स पूरी तरह से प्राइवेट सेंसर वेब से घिरा ना हो। यदि कोई सिंगल कॉर्पोरेशन किसी नेशन के नागरिकों की हेल्थ के बारे में उस नेशन की हेल्थ मिनिस्ट्री से ज्यादा जानती है और उस डेटा का इस्तेमाल इंश्योरेंस मार्केट्स में अपने रिवॉर्ड फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए करती है, तो क्या हम मार्केट एफिशिएंसी से आगे बढ़कर इंफॉर्मेशन फ्यूडलिज्म के एक रूप में नहीं आ गए हैं? हमने इस चैप्टर में इस बात का गहराई से विश्लेषण किया है कि कैसे एआई ने प्राइस के मैकेनिज्म और वैल्यू की प्रकृति को बदल दिया है। हमने देखा है कि कैसे फ्रिक्शनलेस मार्केट की तलाश ने अनजाने में एल्गोरिथमिक कोल्यूजन और डेटा मोड्स बनाए हैं जो उस कंपटीशन को ही खतरे में डाल रहे हैं जिसे बढ़ाने के लिए उन्हें बनाया गया था। लेकिन इस परफेक्ट इक्विलिब्रियम की एक मानवीय कीमत भी है।
मार्केट की हाइपर ऑप्टिमाइजेशन और डेटा की मोनोपोलाइजेशन सिर्फ प्राइसेस और मार्जिन्स को ही प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि ये प्रोडक्टिव प्रोसेस में इंसान की भूमिका को भी पूरी तरह से नए सिरे से परिभाषित करती हैं। अगर मशीन प्राइस को ऑप्टिमाइज कर सकती है और सेंसर वैल्यू को कैप्चर कर सकता है, तो लेबरर के लिए क्या बचता है? इसका जवाब देने के लिए हमें वैल्यू और प्राइस की एब्स्ट्रैक्ट दुनिया से निकलकर वर्क और सर्वाइवल की असल हकीकत की तरफ बढ़ना होगा। ये हमें हमारी जांच के अगले चरण पर लाता है, जहां हमें हमारे दौर के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव का सामना करना होगा। 3.1 द डायनामिक्स ऑफ लेबर डिस्प्लेसमेंट बियॉन्ड द लडाइट फैलेसी।